हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बहुत सारी छुट्टियों के बाद बहुत सारे दिन बाद हम मिले हैं और हम अब आज मिले हैं अपनी नई वर्कशीट के साथ। आई होप आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे अपनी वर्कशीट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम अपनी वर्कशीट 10th क्लास गणित विषय की जो वर्कशीट है ये कार्यपत्रक 1 नंबर का है, जो कि हमें 5 जुलाई 2021 को मिल रहा है। ठीक है, और ये जो कार्यपत्रक है ये वास्तविक संख्याओं पर आधारित है। अब आप सोचेंगे कि वास्तविक संख्याएं कैसी होती है। बच्चों, वास्तविक संख्याएं वो होती है जिनके अंदर परिमेय संख्या भी आती है और अपरिमेय संख्या भी। तो अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। तो वो संख्याएं जो परिमेय नहीं होती। भाई, दो प्रकार की संख्याएं होती है, एक तो होती है परिमेय, एक होती है अपरिमेय। तो जो परिमेय नहीं होती है वो अपरिमेय हो जाएगी। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि परिमेय संख्या कौन सी होती है। तो बच्चों, परिमेय संख्या वो होती है जिन्हें हम अंश बटा हर के रूप में यानी कि p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर शर्त ये होनी चाहिए कि जो भी यहाँ पे हमारे पास q है इसका मान 0 के बराबर नहीं होता है। तो इसका मतलब जिन्हें भी आप अंश बटा हर के रूप में लिख पाओगे वो तो आपके पास हो जाएगी परिमेय संख्या, और जिन्हें आप नहीं लिख पाओगे वो आपके पास होगी अपरिमेय संख्या। जैसे कि आप देखिए √2, √3, √5 ये सब आपकी अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो अब आपके पास नया कॉन्सेप्ट है यहाँ पे सह अभाज्य संख्याओं का। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है? तो ऐसी संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं किस किस की, 5 की और 7 की। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 5 और 7 में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, तो आप कैसे लिखेंगे? तो चलिए हम 5 का लिख कर देखते हैं। तो जो 5 के गुणनखंड होंगे वो हमारे पास 5 गुना 1 होगा, बिल्कुल। और ऐसे ही 7 का हमारे पास होगा 7 गुना 1। तो इनमें से हम कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ छांटते हैं तो हमारे पास 1 आता है, और जो भी 1 आएगा वो हमारा HCF बन जाएगा। ठीक है, तो जिनका आपके पास महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF केवल 1 होता है वही आपके पास कैसी संख्याएं होती है? सह अभाज्य संख्या होती है। तो HCF क्या होता है? बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई अन्य संख्याओं को विभाजित करती है। यानी कि दो संख्याओं के गुणनखंड अगर आप निकालते हैं तो उनमें जो बड़ी से बड़ी संख्या होती है वो आपका HCF होती है, और अगर आप छोटी से छोटी संख्याओं की बात करते हैं तो वो आपका LCM होती है। ये तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। तो अब चलिए आगे नए कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो नए कॉन्सेप्ट में हमारे पास यहाँ पर कुछ दशमलव निरूपण हैं, इन पर ज़रा ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले 1/7 लिखा हुआ है, और इसका जो दशमलव निरूपण है यानी कि जब हम इसको 1 में 7 से भाग देंगे तो हमारे पास ये उत्तर आएगा। क्या आएगा? 0.14285714287। तो क्या आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि क्या ये भाग जो है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। देखो पीछे डॉट डॉट लगे हुए हैं, तो जब डॉट डॉट लगे होते हैं ना तो भाग ख़त्म नहीं होता है, और जब नहीं होता है तो उसको हम बोलते हैं अनवसानी। ठीक है, जब आपका भाग जो है वो समाप्त हो जाता है तब तो आप बोलेंगे शांत, और जब नहीं होगा तो आप बोलेंगे अशांत, अशांत या फिर अनवसानी। अब यहाँ पर क्या किसी भी अंक की यहाँ पर क्या बार बार आ रहा है? तो आप देखो यहाँ पे 1 4 2 8 5 7 है ना, और उसके बाद दोबारा क्या आया? 1 4 2 8 5 7। तो ये रिपीट हो रहा है ना, यानी कि आवर्त हो रहा है। तो अनवसानी आवर्ती है ये। ठीक है, और जब अनवसानी यानी कि अशांत और आवर्ती दोनों प्रकार के होंगे तो आप उन्हें कहेंगे परिमेय संख्या। यहाँ पे मिसटाइप हो रखा है। अब इसके बाद दूसरा यहाँ पर देखिए 3/8 यानी कि 3 में 8 से भाग देना। तो 3 में 8 से भाग देने पर 0.375 आता है। अब यहाँ पर डॉट 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 नहीं है ना, इसका मतलब है कि आपका पूरा पूरा भाग चला गया है। पूरा पूरा भाग चला गया है तो आप इसे बोलेंगे शांत। तो वो भी आपके पास होती है परिमेय संख्या। ठीक है, अब ऐसे हम तीसरा देखते हैं √2। तो जब हम 2 का वर्गमूल निकालते हैं तो हमारे पास आता है 1.414239, और अब देखो डॉट 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 लगा हुआ है। तो डॉट 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 लगा हुआ है तो इसका मतलब अनवसानी यानी कि भागफल समाप्त नहीं होता है, मतलब भाग चलता जा रहा है चलता जा रहा है, पूरा भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, अब क्या यहाँ पे कोई अंक जो है या अंकों का समूह बार बार आया? नहीं ना, सब अलग अलग आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है? अनावर्ती। तो अनवसानी अनावर्ती यानी कि भागफल भी समाप्त नहीं हो रहा है और कोई अंक भी यहाँ पे बार बार नहीं आ रहा है। तो
इस प्रकार की संख्याओं को कहते हैं अपरिमेय संख्या। बेटा यहाँ पे मिसटाइप हो रहा है, आप इसका ध्यान रख लीजिएगा। तो दशमलव निरूपण भी आपको, मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लग रही है तो बच्चों आप इसको लाइक कर देना, कमेंट करना और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और बेल आइकन भी दबा लेना ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको मैसेज मिल जाए। अब हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में विभाजन एल्गोरिदम की। एल्गोरिदम जो है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं कि जैसे हम यहाँ पे विभाजन करेंगे, भाग देंगे ना, कैलकुलेशन करेंगे, तो जो हम ये करते रहते हैं ना कैलकुलेशन, तो इसको हम यहाँ पर बोलते हैं एल्गोरिदम। तो अब यहाँ पर देखो 245 में आप 3 से भाग दे रहे हो, ठीक है। तो 3 से जब आपने भाग दिया तो पहले गया 8 बार, तो आपने लिख दिया 24। तो 24 में से 24 गया तो 0, आपने यहाँ से 5 उतारा और नीचे लिख दिया 5। फिर यहाँ पर एक बार भाग दिया तो 3 एकम 3 और बच गया 2। तो बच्चों ये जो आप संख्या है 245 जिसमें आप 3 से भाग दे रहे हो, इसको हम यहाँ पे कहते हैं भाज्य, ठीक है बच्चों। तो जो 245 है वो आपके पास यहाँ पे क्या है, भाज्य है। और जिससे आप भाग दे रहे हो, किससे भाग दे रहे हो, 3 से, तो ये आपके पास यहाँ पे कहलाएगा भाजक, ओके। जिससे भाग देंगे वो भाजक, और जितनी बार आपका भाग जा रहा है वो आपका कहलाएगा भागफल। और ये जो 2 लास्ट में जो बचा है ये हमारे पास कहलाएगा शेषफल। अब हम इसको जब हमने देखा तो हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखो इस प्रकार से लिखने पे क्या सही बैठता है या नहीं। देखो 245 है और 245 में आपने 81 जो है, 81 को आप किससे गुना करेंगे। देखो आपका जो यहाँ पे भागफल आ रहा था वो कितना आ रहा था, 81, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। 81 जो है इसको अगर हमने 3 से भाग दिया, 3 से गुना किया और फिर बाद में हमने 2 से इसको जोड़ दिया, तो 81 को 3 से गुना करो, 3 एकम 3, 3 आठा 24, 243 होगा और प्लस में 2, आपके पास कितना आ गया, 245 आ गया ना। तो अब ये कैसे आया, इसको ज़रा समझे, विभाजन एल्गोरिदम को समझे। 245 ये क्या था आपके पास, भाज्य। तो अब आपको देखना है भाज्य किसके बराबर है, 81। 81 आप देखिए आपके पास क्या आया था, ज़रा देखो यहाँ पे 81 आपके पास आया था भागफल, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि ये जो आपके पास है 245 ये बराबर है 81 और 81 है हमारे पास भागफल। अब भागफल को आपने किस से गुना किया, 3 से गुना किया जी, तो 3 हमारे पास यहाँ पे क्या है, भाजक है, ठीक है जी। तो भागफल को भाजक से तो आपने गुना कर दिया और लास्ट में आपके पास क्या बच जाता है, शेषफल। तो ये जो आपके पास बचता है, मतलब ये जो हमारे पास एक कथन आता है, इसी कथन को हम यहाँ पर बोलते हैं विभाजन एल्गोरिदम। तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रश्न हैं जो कि स्वयं प्रयास करने के लिए हैं, चलिए हम इनको एक एक करके देख लेते हैं। आप भी ज़रूर एक एक करके देखिएगा और जो नहीं आ रहा हो वो यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिएगा। पहला प्रश्न है 210 और 128 के लिए विभाजन एल्गोरिदम लिखिए। तो बच्चों 210 और 128 विभाजन एल्गोरिदम लिखना है तो इसका मतलब भाग भी देना पड़ेगा। अब भाग किस में देंगे, बड़ी संख्या में देंगे, किससे, छोटी संख्या से। बड़ी संख्या कौन है जी, 210 है। तो 210 आपका बड़ा है 128 से, तो चलो हमने भाग दिया, ठीक है। तो 210 में 128 से आपने भाग दिया तो 128 एक बार भाग गया, तो आपने यहाँ पर 128 लिखा और अब इसको आपने माइनस कर देना है। तो 10 में से 8 गए 2, यहाँ पे बचेगा 10, फिर 10 में से 2 गए तो 8 बचे, ठीक है। और वहाँ पे 1 बचेगा, 1 में से 1 गया 0, तो 82 बचा आपके पास। अब क्या 128 से आप 82 में भाग दे सकते हो, पूरा पूरा नहीं दे सकते हो, तो इसका मतलब ये आपका शेषफल है। तो विभाजन एल्गोरिदम हम जब लिखते हैं तो उसमें यहाँ पे क्या आना चाहिए, भाज्य, और वो किसके बराबर होना चाहिए, भाजक के गुना भागफल और फिर उसके बाद प्लस में शेषफल, ठीक है जी। भाज्य कितना है 210, भाजक कितना है 128, भागफल कितना है, मतलब जितनी बार भाग गया वो कितना है 1, और शेषफल कितना आया 82। तो ये आपका इसका विभाजन एल्गोरिदम हो गया। चलो चेक करके भी देख लो, 128 को आपने 1 से गुना करना है तो आपको कितना मिला 128, फिर आपने प्लस कर देना है 82 से। ज़रा जोड़ कर देखो, 8 और 2 10 हो जाता है यहाँ पे, ये लीजिए 1 सेकेंड, हाँ जी।
8 और 2 10 हो जाता है, हासिल 1 हो गई, 12 8 और 20 और 1 21 हो गया, तो 210 आ गया ना। मतलब ये आपका विभाजन एल्गोरिदम यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अब चलिए इसके बाद आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। 112 और 86 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए और इस प्रकार दर्शाइए कि 112 गुना 86 जो है वो एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर आता है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, आपके पास संख्याएं हैं 112 और दूसरी है आपके पास 86। तो बच्चों जब भी आपको एचसीएफ निकालना होता है तो आप इनके अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। तो आप 112 का अलग से निकालेंगे, 86 का अलग से। तो पहले हम 112 का निकालते हैं। तो 2 से भाग दिया, 2 पंच 10, 2 छिंग 12, ठीक है। फिर दोबारा 2 से भाग दिया, 28 बार भाग गया। फिर दोबारा 2 से ये हमने भाग दिया, ये गया 14 बार भाग गया। फिर आपने 14 में फिर 2 से भाग दिया, गया 7 बार, और फिर 7 एकम 7, ठीक है बच्चों। तो आप लिख लीजिए 112 जो है वो किसके बराबर आया आपके पास, यहाँ पे देखिए 2 तो आपके पास 4 बार आया है, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और लास्ट में कितना आया 7, ठीक है। अब ऐसे ही अब हम 86 में भी भाग दे लेते हैं, मतलब कि 86 का भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम भाग देंगे 2 से, तो 2 चौक 8, 2 तिया 6। अब 43 में किसी और से भाग नहीं जाता है तो हम इसमें 43 से ही भाग दे देंगे। तो 86 के आपके पास यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड मिलते हैं 2 गुना 43। तो अब इनमें आप देखिए कि कॉमन कुछ आ रहा है, यानी कि उभयनिष्ठ जो दोनों के अंदर हो, तो वो आपके पास सिर्फ 2 आ रहा है। तो जो आपके पास बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में ही आपके पास आती है उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं, ठीक है। और जो बाकी की आपके पास संख्याएं आएंगी, ठीक है, उनके लिए आप क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो एलसीएम की जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो पहले तो आप देखेंगे कि इनमें सबसे कॉमन क्या आ रहा है। तो हमने देखा था कि 2 जो है वो हमारे पास इनमें कॉमन आता ही आता है, तो हमने 2 लिख दिया। उसके बाद जो बाकी की संख्या है उनको लिख दीजिए, ठीक है। पहले कॉमन वाली लिख लीजिए और फिर बाकी की लिख दीजिए। तो अब बाकी की में देखेंगे तो 3 बार 2 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है। तो चलिए हमने यहाँ पे 3 बार 2 लिया और फिर हमने लिया 7, और नीचे से हमने लिया यहाँ पे 43। अब हम इन सबको यहाँ पे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो आपने 2 को 2 से गुना किया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। अब 16 तो आपके पास ये हो गया, और 16 को आपने गुना किया किससे, 7 से। तो 16 सत्ता 112, और यहाँ पे कितना आया आपके पास 43। गुना कर लीजिए, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3। फिर 4 से गुना किया, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4। अब हम इनको यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पे 6, 8 और 3 11, 4 और 3 7 और 1 8, और फिर 4, 4816 हमारे पास आ जाता है, ठीक है। यानी कि एलसीएम कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे, 4816। लेकिन हमारा सवाल यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है। हमसे ये कहा था इन्होंने कि आपको ये भी बताना है कि 112 गुना 86 बराबर है एचसीएफ गुना एलसीएम के। तो चलिए अब हम इसको हल करके देखते हैं। तो इसके लिए हमारे पास 112 गुना 86 को हम पहले हल कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम यहाँ पे एलएचएस जो है, यानी कि जो बाया पक्ष है उसको हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। तो बाएं पक्ष के अनुसार जब हम यहाँ पे देखेंगे, गुना करेंगे, 6 दूनी 12, हासिल 1, 6 एकम 6 और 1 7, फिर 6 एकम 6। अब 8 से गुना किया, 8 दूनी 16, हासिल 1, 8 एकम 8 और 1 9, और फिर 8 एकम 8। तो 2, 7 और 6 13, हासिल 1, 9 से 15 और 1 16, फिर हासिल 1, तो 9632 आपको मिल गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम इन दोनों को भी चेक करना है, ठीक है जी। दाएं पक्ष के लिए एचसीएफ गुना एलसीएम। तो एचसीएफ तो 2 आया था, और 4816 हमारे पास एलसीएम आया था। गुना कर लो, 16 दूनी 32 हो गया, और 48 दूनी हो गया 96। तो भाई आपके पास ये दोनों भी कैसे आ जाते हैं, आपस में बराबर आ जाते हैं। तो ये आपने यहाँ पे शो कर लिया है, ठीक है। ये देख लीजिए इसका उत्तर आप पूरा यहाँ पे आराम से, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे कहा है कि निम्न संख्याओं का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो सबसे पहले 164/12, 164/12, इसका मतलब हमने 164 में 12 से भाग देना है, ठीक है। अब भाग कैसे देंगे, पहले 12 एकम 12, फिर यहाँ पे 16 में से 12 गए तो कितने बचेंगे, 4, फिर यहाँ पे भी 4, तो 44 हो गया। तो अब भाग दिया 12 तिया 36, 36 आपने भाग दे दिया। फिर यहाँ पे आपके पास कितना बचेगा, 8, पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाने के बाद 0 हो गया। तो 12 से भाग देंगे तो 12 छिंग 72,
फिर दोबारा से यहाँ पे 80 में से 72 गया तो 8 बचा, अरे दोबारा 8 आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे 0 लगाया, तो फिर दोबारा 6 किया, मतलब 6 बार भाग दिया, फिर 72 आया, तो हर बार 8 बचता जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो भाग है वो ख़त्म होगा ही नहीं, और नहीं होगा तो भागफल कितना आ रहा है 13.6666। देखो भागफल मतलब डैश डैश हमने लगा दिया, भाग ख़त्म नहीं हो रहा, ख़त्म नहीं हो रहा, तो ये तो हो गया हमारे पास अशांत हो गया, ठीक है, मतलब भाग ख़त्म नहीं हो रहा। और ये जो 6 अंक है बार बार आता जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ अशांत के साथ साथ ये हमारे पास कैसा हो जाता है, आवर्ती। तो ये दशमलव प्रसार हमारे पास कौन सा हुआ, अशांत भी हुआ और आवर्ती भी हुआ, ठीक है। और जब अशांत और आवर्ती होगा तो परिमेय संख्या। अब ऐसे ही दूसरा हम देखते हैं, दूसरे में 83 में भाग देना है हमें 7 से। तो चलो 83 में भाग दे के देखो 7 से, चलो यहाँ पे भाग दे लेते हैं, ये लीजिए 83/7, तो 7 से भाग दिया, 7 एकम 7, ठीक है, 8 में से 7 गया 1, यहाँ पे 13, तो अब 7 से कितनी बार भाग जाएगा, दोबारा से एक बार, 7 एकम 7, बचा 6, पॉइंट लगाया 0 हो गया, तो 7 8 56 हो गया जी, ठीक है। तो 60 में से 56 गए तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। अब 4 आपके पास बचा है और यहाँ पे फिर आपने 0 लगा दिया, तो 7 से भाग दो, फिर 7 छिंग 42, नहीं भाग नहीं जाता पूरा, 7 से 6 बार नहीं जाएगा, 7 पंजा 35, फिर आपने यहाँ पे भाग देना है, तो आप 40 में आप क्या करेंगे, 35 माइनस कर देंगे, ठीक है जी। इसके बाद मैं बाकी का यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देती हूँ, 5 बचेगा आपके पास, ठीक है। तो आपने ये भाग दिया था 5 बार, अब आप दोबारा यहाँ पे 5 है तो 0 लगाया, 50 हो गया, 7 7 49, फिर यहाँ पे कितना बचा 1, फिर 0, फिर यहाँ पे लगा दिया 7 एकम 7, फिर उसके बाद कितना बचा 3। तो भाग ख़त्म नहीं हो रहा है ना, और भाग ख़त्म भी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये हो गया अशांत। और इसके साथ साथ कोई भी अंक जो है वो बार बार भी नहीं आ रहा, तो अशांत के साथ क्या हो गया है जी, अनावर्ती हो गया है। तो इस प्रकार से ये कहलाएगी हमारे पास यहाँ पे अपरिमेय संख्या, ठीक है। तीसरा है 100/15, तो 100 में 15 से भाग देना है, चलो मैं यहीं पे भाग दे के दे देती हूँ अब आपको, 15 छिक 90 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, तो 10 में भाग नहीं जाएगा, तो पॉइंट लगाया, तो वहाँ पे 0 लग जाएगी, 100 हो गया, फिर दोबारा से 15 छिक 90, फिर अगेन बार बार यही आता जाएगा, तो इसका मतलब ये भी आपका भागफल समाप्त नहीं होता है, और भागफल भी समाप्त नहीं हो रहा, और अंक क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है, तो अशांत हो गया, और अशांत के साथ कैसा हो गया, आवर्ती, ठीक है। चौथा प्रश्न, किन संख्याओं का दशमलव प्रसार जो है वो अनअवसानी अनावर्ती होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे इस वर्कशीट में मिसटाइप हो रखा है, आप इसका ध्यान रख लेना। जब अशांत होगा और अनावर्ती होगा तो वो हमारे पास कहलाएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। और जब आप परिमेय संख्याओं की बात करते हैं तो परिमेय संख्याओं में एक तो आपके पास होगा शांत और दूसरा होगा आपके पास अशांत, लेकिन अशांत होने के साथ साथ वहाँ पे वो क्या होगा, आवर्ती भी होगा, ठीक है। और यहाँ पे जब अपरिमेय संख्याओं की बात करते हो तो अनअवसानी अनावर्ती होता है। तो बच्चों इस तरीके से हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। बाय बाय, अब हम मिलेंगे अपनी नई वर्कशीट के साथ।